और ये मनुष्य के संदर्भ में ही सच नहीं है, ये भाषाओं के संदर्भ में भी सच है। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं थी, पली बढ़ी, बहुत बड़ी हुई, समाप्त भी हो गई। तो इस वाक्य से मतलब ये है कि एक बार हम भाषाओं के संदर्भ में भावनात्मक मुद्दे को किनारे रख करके ठेठ अकादमिक हिसाब से और बौद्धिक चर्चा पे बात करें तो ये थोड़ा सा बेहतर बातचीत होगी। दूसरी बात है, भाषा का संरक्षण किया जाए या भाषा की साधना की जाए। ये तो वो देश है जिसने भाषा को वाग्देवी बोल दिया था, वाग्देवता बोल दिया था और फिर पूजा कर रहा था उसकी। जैसे ही आप बोलते हैं मैं संरक्षण करूंगा, आप भाषा से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के संदर्भ में स्टेटमेंट अच्छा हो सकता है कि भाषा का संरक्षण, भाषा के लिए काम कर रहे लोगों को तो भाषा की साधना करनी होगी, उन्हें भाषा से बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ, ये गोष्ठियाँ कुछ जवाब देती हैं, कुछ नए सवाल भी उठाती हैं जिन पे आगे बात की जाए। साधक चाहिए, संरक्षक नहीं। तीसरी बात है भाषा। भाषा टूल है, जिस टूल से हम कुछ काम करते हैं। अगर टूल काम का होगा तो जिंदा रहेगा, टूल काम का नहीं होगा। हमारे घर में किसी यंत्र को हम किनारे तब करते हैं, कोई भी मर्जी से भाषा को नहीं छोड़ता, लोग मजबूरी में भाषा को छोड़ रहे हैं। कुछ काम, कुछ भाषाएं नहीं कर पाती। हाथ घाम दिल्ली में या ब्याल को तैल हो, बाणो लाख उनको सदा हो, साग हरियो मेलो भलो गैल हो। इसका संबोधन मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि मडवा की रोटी हो और उसमें थोड़ी घी लगा हुआ हो, और उसके बाद साग हो या लूण हो, या तो सब्जी के साथ ही खा लो, नमक के साथ भी यदि मडवा की रोटी खाई जाए वो बड़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। और घर को घी, घर का बनाया हुआ घी हो, अर्थात गौपालन की ओर उन्हें संकेत किया है। और देखो कितना वैज्ञानिक सोच उनकी रही होगी, किस प्रकार एक वास्तु का भी उन्होंने यहाँ पर हमको संकेत दिया, कैसा मकान बनाए। जाड़ों के दिन के लिए कह रहे हैं, ह्यूना मैण प्रभात घाम दिल्ली में, ऐसी जगह में घर बनाइए कि प्रातःकाल सूर्य की किरणें आपके देहली पर आए, प्रथम सोपान पर आवे, या ब्याल हो तैल हो, या जाड़ों के दिनों में सायंकाल के समय तक तैल कहते हैं, एकदम जो घामट एम हो वो तैल कही जा, तो उस प्रकार हम घर बनाना चाहिए। और बाड़ो लाख उनको सदा हो साग हरियो, आप बाड़ खड़न में लगी हुई साग होने चाहिए और हरी साग बहुत खाने चाहिए। और मेलो भलो गैल हो, परिवार गौक जो लोग छन बड़ा प्रेम साथ यदि आपस में रोला, ये ला हमारे एक भल समाज स्थापना सकूँ। तो यह प्रकार हमारा उत्तराखंड में जदुल संस्कृत कवि हवी छन, हिंदी कवि हवी छन, या गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, बोकरा, कोयला भाषा कवि हुई छन, उन्होंने निश्चय ही एक बहुत ठुल सांस्कृतिक वैभव हमको दी चो। मैं उन तमाम कवियों का प्रणाम करते हुए आप सब ना अपना बंधन करते हुए आप वाणी के विराम दिनो। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गोपाल कृष्ण जोशी जी। मैं एक बार फिर से नाम पुकार रहा हूँ, विक्रम सिंह जी, निकिता त्रिपाठी जी, केवलानंद जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र, संजय सुनाल जी, दीपमाला जी। अगर हॉल में इनमें से कोई हो तो हमें सूचित कर दें। इस बीच मैं पहरू के संपादक के नाम से हम आदरणीय हयात सिंह जी को जानते हैं, और उस पहरू के माध्यम से कुमाऊनी भाषा के पहरेदार हैं वो। ये एक अकेले की तपस्या है जो कई वर्षों से चल रही है, और ये उनका सबसे बड़ा परिचय है। बाकी हम उन्हीं से सुनेंगे। आदरणीय हयात सिंह जी। सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, हिमालय के लोक वृत्त में उत्तराखंड का भाषा परिवार, मैं कुमाऊनी भाषा जो अलग परिदृश्य से वो अपन लोगों बीच में धरन चाह। मित्रों, कुमाऊनी बहुत पुरानी भाषा है, और जब कुमाऊं में चंद राजाओं शासनकाल छी, उभगत कुमाऊनी भाषा यहाँ राजकाजक भाषा रही है। वी प्रमाण छन उभगतक ताम्रपत्र और शिलालेख। 9वीं शताब्दी ताम्रपत्र और शिलालेख इतिहासकारों खोज रखी, वो हमारे पास मौजूद सन। ये बात का प्रमाण लीजिए। वो बात जो जब चंद शासन खत्म भो, तो फिर वो बात आगिल के हमारी कुमाऊनी भाषा के
अन्य राजाओं या फिर गोरखा शासन रहो बीच में उन्होंने या फिर अंग्रेजी शासन रहो उन्होंने तो कुमाऊनी भाषा का कोई महत्व न दी। तो मित्रों, जब कुमाऊनी भाषा में लेखन की शुरुआत है, गुमानी पंथ का आदि कवि मानी जा कुमाऊनी भाषा, और हूँ 1790 में पैदा भई। अल्ले गोपाल कृष्ण जोशी जी उन्होंने जिगर करना छी उन्होंने रचनाओं, तो उन्होंने गोरखा शासन पर बहुत कविता लिख रखी। तो हम यो मानो कि कुमाऊनी में कविता लेखन की शुरुआत 1808-10 बटी शुरू हो गई। और ये भी जो हिंदी हमार खड़ी बोली हिंदी जो स्वरूप हमारे सामने मौजूद है, वो है बेर हम कुमाऊनी भाषा का पुरानी भाषा मानू। किले की खड़ी बोली जो रूप सामने आवी लीजी खड़ी बोली भाषा जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानी जा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में पैदा भई और गुमानी पंथ तब तक रचना कर बेर। एक गुमानी पंथ ने श्री कृष्ण पांडे ले दो नाम हमारे पास मौजूद है, और ले होने औरों का हमारे शोधार्थियों खोज न कर रहे। गुमानी पंथ और श्री कृष्ण पांडे भारतेंदु हरिश्चंद्र युग पैद होने बेर पहली ऊ संसार को छोड़ बे लगे जी अपन काव्य रचना कर गई कुमाऊनी भाषा में। तो ये भी हम कह सकूँ कि कुमाऊनी भाषा हिंदी है बेल पुरानी भाषा से। जब वक्त कुमाऊनी में कविता रची जनाई उभय हिंदी नाम पर अवधि और ब्रज भाषाओं में काव्य रचना होना चाहिए। तुलसीदास जोल अवधि में लिखो, सूरदास जोल ब्रज भाषा में लिखो। तो मित्रों, तब बटी लगातार कुमाऊनी भाषा में साहित्य सृजन चल रहा, काव्य सृजन चल रहा, और आज सैकड़ों कवि कुमाऊनी भाषा में लिखने कविता जतुगल रूप हुनी, वो चाहे अतुकांत हो, चाहे तुकांत हो, चाहे छंदबद्ध हो, वो सब रूप आज कुमाऊनी भाषा में मौजूद छन। हमारे पास महाकाव्य लेसन कुमाऊनी में त्रिभुवन गिरी महाराज जी, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्रा जी महाकाव्य लिख रखी कुमाऊनी में। हमारे पास दर्जनों खंड काव्य छन। कुमाऊनी में गजल लिखी नहीं, कुमाऊनी में एक जापानी छंद हाइकू छ, हाइकू पल्ल रचना छन, हाइकू पल्ल किताब छन। मतलब कविता जतुक रंग रूप होनी, वो सब रंग रूपों में हमारे पास कुमाऊनी में काव्य मौजूद है। जहाँ तक अन्य विधाओं की बात कर लूँ, हमारे पास कहानी साहित्य बहुत ज़्यादा से। मैं उसको वैकल्पिक रूप में आप देखिए, मैकाले ने कहा था कि हिंदी की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बाहर से भारतीयों को अगर क्या बनाना है आपने, अगर आपने बाहर से इनको जो है अंग्रेज मतलब बाहर से भारतीय रहने दो और अंग्रेज से अंदर से अंग्रेज बना दो। तो आज आप देख की स्थिति देखिए कैसे जितने शासनादेश जारी हो रहे हैं, आज हमारे देश का कानून है वो जब हो रहा है इस देश के अंदर, आप सुनिए मान्यवर, मैं पत्रकार महोदयों से भी कहना चाहूंगा, इस उत्तराखंड में हम रहते हैं, इसको देवभूमि कहते हैं। यहां पर हमारे ही जिले में आपका माननीय हाईकोर्ट है, उसके जब जजमेंट आते हैं वहां पर आप देखिए। तो मैं इससे कहना चाहूंगा कि जो हमारा ये यहाँ पर बना हुआ है ये स्वभाषा और संस्कृति पे है। लोकतंत्र को चलाने के लिए, जैसा मैंने उसमें लिखा है, लोकतंत्र को चलाने के लिए जिस प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उस देश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है। देश की आज़ादी से पूर्व भी अंग्रेजों ने कई शिक्षा नीतियां बनाई, लेकिन उसकी शिक्षा नीतियां भारतीय भाषाओं, सभ्यता, संस्कृति और अंग्रेजियत को थोपने तक ही सीमित रही। उनकी शिक्षा नीति भारतीय नागरिकों के विकास के लिए नहीं अपितु भारतीयों में अपनी भाषा संस्कृति थोपने के लिए शिक्षा नीतियां बनी, जिसमें अंग्रेज सफल भी रहे। भारत की आज़ादी के बाद यह केंद्र बिंदु में रहा कि अब देश में जाति, मजहब, वर्ण, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठते हुए भारतीय नागरिकों को कंक्लूड करना है। तो निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति
2020 भारत में समान सर्वसुलभ शिक्षा दिलवाने, भारतीय विविधता, संस्कृति संरक्षण, राष्ट्रीय भाषा संवर्धन, मातृभाषाओं सहित हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार करने, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा करने, अंग्रेजी सहित वैदेशिक भाषाओं में जानकारी बढ़ाने, बहुभाषाई बढ़ाने, वैदेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रारंभिक कक्षा से ही हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाना चाहिए और उत्तराखंड की लोक भाषाओं के रूप में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 30% जो क्षेत्रीय इस पाठ्यक्रम की बात कही। विशिष्ट बोली लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य की भाषाई पहचान में कुमाऊनी भाषा का अपना विशेष स्थान है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, अपितु एक सांस्कृतिक आत्मा है जो पहाड़ों के लोक जीवन, लोक कथाओं, लोकगीतों में गहरी रची बसी है। यहाँ की कल कल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने यहाँ के लोक को संगीत प्रदान करते हैं और इसकी भाषाई समृद्धि को और उच्चतम शिखर तक ले जाते हैं। और अगर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में बोली जाने वाली यह प्रमुख भाषा है कुमाऊनी और इसका संबंध इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। यह गढ़वाली, नेपाली, हिंदी और संस्कृति के अधिक निकट है। इतिहासकारों के अनुसार कुमाऊनी भाषा की जड़ें प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं तक जाती है। कुमाऊनी की अनेक उपबोलियां हैं जो इसके भाषाई स्वरूप को और अधिक समृद्ध करते हैं। संवेदनात्मक स्तर पर अगर हम कुमाऊनी भाषा को देखें तो मैं पूर्वी कुमाऊनी की बात करूं तो पुराणों में जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी शुरुआत होती है तो उसमें भी सभी के लिए दयालु होने वाली बात करते हैं। मैं एक कुमाऊनी न्योली है उस माध्यम से आपके समक्ष उस संवेदना को रखने जा रही हूँ। जैसे बन काट्या बन ताछा गोठे को थुमिया सब की दयालु होया भूमि का भूमिया। इसे हमारे पहाड़ों में संगीत के माध्यम से इस तरह गाया जाता है। बन काट्या बन ताछा गोठ को थूमिया हे सब की दयालु होयाली भूमि का भूमिया हे भूमि का भूमिया देवाली हे भूमि का भूमिया। ये हमारी कुमाऊनी भाषा का संवेदनात्मक स्तर है। दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे विद्वान, शोधार्थी, कवि, साहित्यकार उपस्थित हैं। अभी अभी चीमा जी आए हैं, हमारे बंधु पोखरिया जी, प्रोफेसर चंद्रकला रावत, मुझे देवांशु जी भी दिखाई दे रहे हैं। कुमगढ़ के संपादक दामोदर जोशी देवांशु जी भी उपस्थित हैं। सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आज 20वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं इसके लिए उत्तराखंड विश्वविद्यालय जो पूरा परिवार है और उसके माध्यम से जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रसार हो रहा है उन सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 2 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है उसका विषय है हिमालय के लोक वृत्त में उत्तराखंड का भाषा परिवार। हिमालय के लोक वृत्त में उत्तराखंड का भाषा परिवार, ये एक प्रकार से बहुत आकर्षक विषय रखा गया है और बहुत ज़्यादा व्यापक विषय भी है। विषय की व्यापकता और उसकी गंभीरता
का चयन करने के लिए भी मैं यहाँ के हिंदी विभाग को बधाई देना चाहूँगी। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से कल इस समारोह में, कल इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो पाई, इसलिए मैं जो चर्चाएं हुई हैं उत्तराखंड की भाषाओं पर और भाषा परिवार की बात भी हो रही है, उन सब पर जो चर्चा हुई है, मैं देख रही हूँ कि गढ़वाल से हमारे साथी यहाँ आए हैं जो अलग अलग भाषाओं पर जिन्होंने काम किया है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? तो मैं उससे वंचित रही। आज का यह पहला सत्र जो कि बताया गया कि तकनीकी सत्र है और इसमें शोध पत्रों का वाचन होगा, तो मेरी उत्सुकता थी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण शोध पत्र यहाँ पर सामने आएंगे, लेकिन हो सकता है शोधार्थियों को समय न मिला हो, शोध पत्र तैयार करने में बहुत समय लगता है और इसलिए वो उपस्थित न हो पाए हों। कुछ आलेख, कुछ बातें यहाँ पर रखी गई हैं और कुछ हमारे विद्वान साथियों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। मैं उन पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूँगी। जो चंद्रकांत तिवारी जी ने कहा कि जब लोग ही गाँवों में नहीं हैं तो भाषा कैसे बचेगी। भाषा के संरक्षण की बात है और भाषा के आगे जो चुनौतियां हैं ये तो सभी लोग जानते ही हैं और ये बातें बार बार इन आयोजनों में कही जाती रही हैं कि हमारी भाषाएं नष्ट हो रही हैं, हमारी लोक भाषाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बोलने वाले नहीं रह गए हैं, इस तरह की बातें विलुप्ति के कगार पर हैं। ये एक मुहावरा ही हो गया है कि भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं, तो इन पर तो ज़्यादा बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन तिवारी जी ने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि जब लोग नहीं रहेंगे, गाँवों से जब पलायन शुरू हो गया है तो भाषाएं कैसे बचेंगी। शहरीकरण इतना बढ़ रहा है और दूसरी बात एक भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की कि वैश्वीकरण के दौर में आकर के हमें समझ में आया कि अपनी पहचान बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए हमें अपनी भाषा की भी ज़रूरत है और फिर से हम उस ओर मुड़े हैं। बहुत सारे प्रयास दुनिया भर में ऐसे हुए हैं जब लोगों ने अपनी खोई हुई भाषाओं को, बिल्कुल विलुप्त होती हुई भाषाओं को बचाया है। हमारे यहाँ भी प्रयास कम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और भविष्य ही बताएगा कि हमारी भाषाएं, उत्तराखंड की भाषाएं खासकर किस ओर मुड़ती हैं, वे बचती हैं, वे अपने को बनाए रख सकती हैं या फिर वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमारे समय में जितने संकट हम लोगों के सामने हैं और हमें लगता है कि भविष्य की पीढ़ियां इससे भी ज़्यादा संकटों से होकर के गुजरेंगी, तो कहा नहीं जा सकता कि उत्तराखंड की भाषाओं का भविष्य क्या होगा। उमेश ध्यानी जो संचालक हैं आज के, उमेश ध्यानी जी, उन्होंने भी एक शोध पत्र की पढ़ा, मतलब उसका सार उन्होंने कुछ बताया और उनका कहना था कि भाषा का संरक्षण या भाषा की साधना, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। भाषा का संरक्षण, जैसा कि सभी कह रहे हैं कि अगर भाषा व्यवहार में रहेगी, डॉक्टर प्रीति आर्या ने कहा अगर भाषा व्यवहार में रहेगी तो भाषा बचेगी, अगर भाषा व्यवहार में नहीं रहेगी तो भाषा कैसे बचेगी। ये बात सभी लोग आज कहते आ रहे हैं और मुख्य समस्या यही है कि भाषा हमारे व्यवहार में नहीं बच पा रही है। हम उसको बचाने की कोशिश, एक कृत्रिम कोशिश हमारी ओर से हो रही है कि भाषा बचे, लेकिन भाषा बचने की संभावना या भाषा व्यवहार में हमारे बीच आज बहुत कम है। लेकिन भाषा की साधना, बहुत सारे लोग आज भी हमारे बीच ऐसे हैं जो कि भाषा की साधना कर रहे हैं। भाषा के कई आयाम हैं। भाषा ऐसी चीज़ है जो कि पैदा होते ही हम भाषा सीखते हैं, हमें भाषा सिखाई जाती है और बच्चा पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी भाषा को पकड़े
और उस समय से लेकर अंत तक उसके साथ भाषा रहती है। एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, चार भाषा, कई भाषाएं हम सीखते हैं, उनमें बोलते भी हैं और कई बार कुछ भाषाएं हम भूल भी जाते हैं। हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर भाषाओं की साधना की। अभी मैं जिक्र करना चाहूँगी डॉक्टर शोभाराम शर्मा जी की का, जिन्होंने कि राजी भाषा का अध्ययन बहुत पहले समय में किया और लगातार वे उस अध्ययन को आगे बढ़ाते रहे और अब उनकी जो पुस्तक आई है उसमें पूरा राजी भाषा का उन्होंने एक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अब मेरा आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन रहेगा कि आप अपना मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देव सिंह पोखरिया जी, जो कि एक बड़े ही प्रख्यात प्रतिष्ठित भाषाविद हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री गणेश खुकशाल गणी जी से, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। वक्ता के तौर पे दिनेश रावत रमाल्टी जी हैं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, हमारी सहयोगी संस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से आए हुए प्रतिनिधि डॉक्टर भास्कर कृष्णा जी दुबे जी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय परिसर में यह राष्ट्रीय सेमिनार का द्वितीय दिवस है और हमारे इस सेमिनार में देश और प्रदेश के प्रख्यात, प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध भाषाविदों के द्वारा हमारी पहाड़ी भाषाओं के ऊपर, हमारी भाषाओं के ऊपर चर्चा की गई, विचार मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से हम अपनी भाषाओं को उनको संरक्षित कर सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं और हम उन्हें किस तरीके से उनको बचाने का कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी इस सेमिनार का उद्देश्य यह रहा है कि किस तरीके से उन भाषाओं का संरक्षण हो और आने वाली युवा पीढ़ी तक हम अपनी उस भाषाओं को पहुंचा सकें और युवाओं तक पहुंचाएं और एक अच्छा मैसेज कन्वे हो सके। ऐसे हमारे विश्वविद्यालय की इस संगोष्ठी का उद्देश्य रहा है। मैं अब आप सभी लोगों का मूल्य समय न लेते हुए अपने मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देव सिंह पोखरिया जी के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर शशांक शुक्ला जी से निवेदन करता हूं कि सर पोखरिया सर का स्वागत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रथम स्मरणीय माँ शारदे, आदरणीय कुलपति महोदय, मंचासीन अतिथि, हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक एवं प्रांगण में उपस्थित सभी आगंतुक बुद्धिजीवी वर्ग, मैं परिमुक्ता सुधारती हिंदी विभाग। मेरा विषय कुमाऊनी साहित्य में नाथ पंथ का प्रभाव है और आज के इस संगोष्ठी के विषय को जोड़ते हुए मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुमाऊनी लोक साहित्य में नाथ पंथ का प्रभाव अत्यंत व्यापक और विस्तीर्ण है। कुमाऊनी लोक साहित्य में नाथ पंथ का योग दर्शन, साधना, धार्मिक मान्यताएं, अलौकिक शक्तियां, जीवन दर्शन प्रतिबिंबित हो एवं आत्माओं को जगाने के लिए ढोल, दमाऊ और मंत्रोच्चार का प्रयोग किया जाता है। बफौल का अर्थ होता है जोश, उबाल या हिम्मत का प्रतिरोध की ऊर्जा। इस नाटक में 22 बफौलों की गाथा इसी सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है। भाषा और लोक संस्कृति के बारे में बात करें तो इनका है नगाड़े खामोश में भाषा और लोक संस्कृति का गहरा तादाम्य है। संवादों में लोकगीत, कुमाऊनी होली, कहावतें और ध्वनियाँ हैं जैसे कि ढोल, दमऊ, नगाड़ा आदि, जो केवल सांस्कृतिक संकेत नहीं बल्कि भावनात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसके प्रभाव की बात करें तो नगाड़े खामोश हैं के माध्यम से गिरदा ने कुमाऊनी लोक जीवन और उसकी चेतना को हिंदी साहित्य जगत के सामने प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जागर शैली का प्रयोग करते हुए 1975 की आपातकालीन स्थिति और सामाजिक दमन पर व्यंग किया है। नाटक ने जनता में यह संदेश दिया कि संघर्ष ही मुक्ति का मार्ग है। यह नाटक केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आह्वान है, जनता को अपने भीतर के नगाड़े को बजाने के लिए प्रेरित करता है।
अंत में समय की सीमा को देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि गिरीश तिवारी गिरदा ने नगाड़े खामोश है में कुमाऊनी भाषा की अभिव्यक्तिगत शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। इस नाटक में भाषा स्वयं नायक बन जाती है, जो लोक से जन्म लेती है, अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है और परिवर्तन की घोषणा करती है। गिरदा ने सिद्ध किया है कि मातृभाषा में व्यक्त जन संघर्ष अधिक सशक्त एवं प्रामाणिक होता है। धन्यवाद। के निदेशक श्री कुलकर्णी महोदय के प्रतिनिधि प्रोफेसर भास्करानंद दुबे जी और गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोक संस्कृति केंद्र के निदेशक और धाद पत्रिका के संपादक श्री डॉक्टर गणेश खोखसाल गणी जी और सामने बैठे हुए विद्वज्जन, रचनाकार, प्रोफेसरगण और सुधीजन और शोध छात्र, मैं 2 दिन से निरंतर इस संगोष्ठी में विद्यमान हूँ और कई लोगों ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज जो भाषा वृत्त है हमारा, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं। 13 उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भाषाओं, यहाँ तक कि 14, उन पर बात हुई है और कहीं न कहीं पिष्ट पेषण भी चलता रहा, चाहे कुमाऊनी में हो, चाहे गढ़वाली में हो, चाहे जौनसारी में हो या अन्य भाषाओं में हो। एक सीमा रेखा जो ग्रियर्सन महोदय ने खींच दी, गढ़वाली की 8 बोलियाँ, भाई 8 से आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? रवाल्टी का उसमें उल्लेख ही नहीं। और पूरा टेहरी क्षेत्र में जो 6 उपबोलियाँ बोली जाती हैं लगभग, उनका कहीं उल्लेख नहीं। टकनौरी है, बाराहाटी है या दूसरी तीसरी और बोलियों का है। और जो सीमांत से प्रभावित बोलियाँ हैं, पश्चिमी सीमांत से जो प्रभावित बोलियां हैं, हिमाचली क्यूठली है, मंडियाली है और सिरमौरी है, इनका जो उस प्रभाव का कहीं खाली मजकुमैया कह के छोड़ दिया। और कुमाऊनी और गढ़वाली के दोसात की जो बोलियां हैं, उनको मजकुमैया कह के छोड़ दिया। और किसी ने 16 बोलियों का उल्लेख कर दिया कुमाऊनी के। और इन बोलियों को तो जो जनजातीय बोलियां हैं उनको तो छोड़ ही दिया गया। तोलछा है, मारछा है, रोंगपा है, जाड़ है, रंगलू है। रंगलू के भी 3 विभेद हैं, बम्बालू है, ब्यंखालू है और तीसरा रंगलू। तो इनका भी कहीं उल्लेख नहीं है। इन बोलियों का भी कहीं उल्लेख नहीं है जो दक्षिण में, हमारे दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती हैं। बुक्सा है, थाड़ू है, उस भाषा सर्वेक्षण में कहीं उल्लेख नहीं है। और इसी तरह से राजी, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं। 500-700 लोग उसके बोलने वाले हैं, सबसे कम बोली क्षेत्र है। तो आदरणीय, मैं सुन रहा था, रमाकांत जी हैं, हमारे बेंजवाल साहब हैं और महावीर अवाल्टा जी हैं, नंदकिशोर अटवाल जी हैं और संभवतः वो मुकेश जी वो चले गए। सभी लोग भाषा बोली के प्रति समर्पित हैं। गणेश साहब की जो बात है वो आपने सुनी ली। तो हमारे पहरू के संपादक हैं हयात सिंह रावत जी, जब तक भाषा के लिए समर्पण नहीं होगा, तब तक भाषा के प्रति जितनी आत्मीयता अपेक्षित है, खाली मंच में हमने एक दिन बोल दिया, उससे भाषा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे मैं बालम सिंह जी की एक पंक्ति याद आ रही है, जो कहते हैं चैरोला रेजल करला हैजल, चैरोला रेजल करला हैजल। अगर देखे रहेंगे तो काम भी रह जाएगा और करोगे तो काम भी